बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने लेक्चर नंबर 5 पढ़ना है। ये स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एजुकेटर की सीट के वाले से हम सिलेबस मुकम्मल कर रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 में हमने पढ़ना है। आपको पता है कि स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ख़ासतौर पे माजूर बच्चों का डिपार्टमेंट होता है। माजूर बच्चों के लिए जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे जो आपकी एजुकेटर की सीट है 16वें स्केल की, उसका हम सिलेबस पढ़ रहे हैं। आज हमने पढ़ना है कैटेगरीज ऑफ हैंडीकैप चिल्ड्रन। कैटेगरीज ऑफ हैंडीकैप चिल्ड्रन से क्या मुराद है कि बच्चों में माजूरी की कौन कौन सी इकसाम होती हैं, कौन कौन सी माजूरी होती है बच्चों में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ना जी हेयरिंग इम्पेयरमेंट, मीन के जो बच्चे सुन नहीं सकते, जिनको हम बहरे कहते हैं, कुव्वते समात से जो महरूम होते हैं। दूसरा थे विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट वो है जो बच्चे देख नहीं सकते, खुदा न खास्ता। ठीक है जी। उसके बाद मेंटल इम्पेयरमेंट का मतलब है जो खुदा न खास्ता ज़हनी माजूर होते हैं। और चौथे नंबर पे हम मल्टीपल इम्पेयरमेंट। मल्टीपल इम्पेयरमेंट मीन ये है कि एक ही बच्चे में एक ही वक्त में एक से ज़्यादा माजूरियाँ हो, मीन्स के वो बहरा भी हो, वो गूंगा भी हो, और वो खुदा न खास्ता देख भी ना सकता हो। ठीक है, एक से ज़्यादा इम्पेयरमेंट इसमें है, जो उसको हम कहते हैं मल्टीपल इम्पेयरमेंट। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। इंशाल्लाह ताला आज के टॉपिक्स में आपके 5 से 6 क्वेश्चन पेपर में बनेंगे, लाजमी 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे। ये लेक्चर आपने बड़ी डिटेल के साथ इंशाल्लाह मैं इसको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आपने जस्ट इसको फोकस के साथ देख लेना है, सुन लेना है। सुनने के बाद ये मेरे नोट्स मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, या आपने नोट्स अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं। पढ़ने के बाद नीचे जो मेरा एमसीक्यू डेटा पड़ा हुआ है मैंने आपको दिया, हर आपको बताता है कि हर लेक्चर के बाद इस जो हमारा जो नीचे डेटा फॉर एमसीक्यू होता है इसको आप पढ़ लें तो इंशाल्लाह ताला आपका सारे का सारा कवर हो जाएगा। चलते हैं जी। आज हेयरिंग इम्पेयरमेंट क्या है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट क्या है जी। हेयरिंग इज द पाथवे थ्रू विच वर्बल कम्युनिकेशन डेवलप्स। यहाँ से ये आपका क्वेश्चन बनता है सबसे पहले कि आपके जो वर्बल कम्युनिकेशन है, जो बच्चे की ज़ुबान है, जो वो बोलना सीखता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हेयरिंग से स्टार्ट होता है। जो बच्चा सुन नहीं सकता वो फिर बोल भी नहीं सकता। इफ पर्सन डज नॉट हेयर परफेक्टली देन ही शी इज लाइकली टू स्पीक इनकरेक्टली। जो बच्चा ठीक से सुन नहीं सकेगा वो फिर ठीक से बोल भी नहीं सकेगा। ठीक है जी। और उसके बाद जो बच्चे की कुव्वत सुमात होती है, जो बहरा बच्चा होता है वो एक कान से भी बहरा हो सकता है या दोनों से भी बहरा हो सकता है। अब ये जो बच्चा कुव्वत सुमात से महरूम होते हैं उनके लिए मुख्तलिफ नाम यूज़ किए जाते हैं। उसके लिए हार्ड हेयरिंग है, डेफ है, पार्शली डेफ है, डेफ म्यूट है, पार्शली हेयरिंग। ये सारे के सारे इनके नाम होते हैं। ये कैसे कैसे उनका आगे नेक्स्ट डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है जी। ये नाम आपने जस्ट याद करने हैं, बिल्कुल आसान सा काम है। ये 3 4 आपने जो टर्म्स हैं ये हेयरिंग इम्पेयरमेंट के वाले से ये आपने याद करने हैं। सबसे पहले जी कॉन्जेंटली डेफ। कॉन्जेंटली डेफ जो है, द चिल्ड्रन हु आर बोर्न डेफ आर कॉल्ड कॉन्जेंटली डेफ। मीन के ऐसा बच्चा जो बाय बर्थ, मीन के पैदा ही बहरा हुआ है, उसको हम कॉन्जेंटली डेफ कहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद जी, उसके बाद एडवेंचुअली डेफ। एडवेंचुअली डेफ जो है वो बच्चा वो है जो पैदा तो बिल्कुल ठीक हुआ है, पैदा होने के बाद जिस बच्चे की कुव्वत सुमात खत्म हुई है उसको हम कहेंगे एडवेंचुअली डेफ। ठीक है जी। उसके बाद है जी प्रीलिंगुअल डेफ और पोस्ट लिंगुअल डेफ। प्री प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट पोस्ट का मतलब होता है बाद में। प्रीलिंगुअल ऐसा बच्चा जो 3 साल, मीन के लिंगुअल जो स्पीच या लैंग्वेज सीखने के बाद डेफ हुआ है ना, उसके बाद में उसके कानों को मसला हुआ है, वो आपका जो है ना वो पोस्ट लिंगुअल है। और जो 3 साल से पहले ही जिसको मसला बन गया है उसको हम कहते हैं जी प्रीलिंगुअल डेफ। जो बच्चा आमतौर पर जिसने ज़ुबान सीखनी होती है वो आमतौर पर 3 साल की उम्र में स्पीच और लैंग्वेज बच्चा सीख जाता है। ठीक है जी। स्पीच और लैंग्वेज बच्चा सीख जाता है। लैंग्वेज मीन बच्चा बोलना शुरू कर देता है। अब बोलता क्या है? जो उसका मुआशरा होता है। अगर उसका मुआशरा इंग्लिश बोल रहा होगा वो भी इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा, वो पंजाबी बोल रहा होगा वो पंजाबी बोलना शुरू कर देगा। लेकिन जो ज़ुबान, जो लैंग्वेज है, जो स्पीच है वो सेम है, मीन की आवाज़ निकालना शुरू कर देता है। तो जो बच्चा 3 साल से पहले जनाब उसकी सुमात ख़राब हो जाएगी वो प्री लिंगुअल डेफ होगा, जो 3 साल के बाद होगा वो पोस्ट लिंगुअल डेफ होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद कर लेना। उसके बाद ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने याद कर लेना है। द हेयरिंग इम्पेयरमेंट इट यूजुअली डिस्क्राइब्ड बाय द टर्म स्लाइट, मिल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर एंड प्रोफाउंड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से, ये 3 4 चीज़ें हैं ना, इनको आपने याद कर लेना है।
कि ये जो आपकी जो ये है ना हेयरिंग इम्पेयरमेंट, इसके लेवल्स क्या चलते हैं। जो सबसे लोअर लेवल होता है ना, जो जिस बच्चे को बिल्कुल थोड़ा सा मसला होता है, उसको हम कहते हैं स्लाइट। उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा मसला, फिर मिल्ड, फिर मॉडरेट, फिर सीवियर एंड प्रोफाउंड। तो सबसे जो हायर लेवल पे जो सबसे ज़्यादा जिस बच्चे को कुव्वत समात का यानी कि हेयरिंग का मसला, तो उसको एंड पे हम क्या कहते हैं, प्रोफाउंड, जो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो एवरेज फ्रीक्वेंसी है जो एक नॉर्मल इंसान सुन सकता है, वो 500 से 2000 हर्ट्ज के दरमियान है। ऐसा बंदा जो 500 से लेकर 2000 हर्ट्ज की जो ना आवाज़, जो फ्रीक्वेंसी की आवाज़ है, वो जो सुन नहीं सकता, वो क्या है, जिसको हेयरिंग इम्पेयरमेंट है। ठीक है जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो पूछ लेता है कि इसकी जो एक तो पूछ लेगा कि जो फ्रीक्वेंसी है इसका यूनिट क्या है, वो हर्ट्ज है, हर्ट्ज एच जी जो मैंने साथ लिखा हुआ है। ठीक है। वो फिर वो पूछ लेगा नॉर्मल इंसान किस फ्रीक्वेंसी की आवाज़ को सुन सकता है, 500 से 2000। ठीक है। जिसको मुख्तलिफ एंगल से वो क्वेश्चन आपका बना सकता है, वो पूछ सकता है हेयरिंग इम्पेयरमेंट जिनको होती है, वो किस लेवल की आवाज़ को या किस रेंज की फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकते, तो वो 500 से 2000 वाले होते हैं। उसके बाद बात करते हैं ईयर की, कान। आपको पता है जो हेयरिंग है वो कान से होनी होती है। कान की साख्त आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। इसके तीन हिस्से होते हैं जी। आउटर ईयर जो बाहर वाला होता है, कि मिडल ईयर जो दरमियान वाला होता है, एक इनर ईयर जो अंदर वाला कान होता है। इनकी मैंने आगे डिटेल लिखी है, बिल्कुल सिंपल है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं इसमें। कान की जो हड्डियां हैं ना, जो बोन्स हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं अंदर, सिर्फ वो आपने याद करने हैं। ठीक है जी। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है जी प्रोडक्शन ऑफ साउंड कहाँ होती है, आवाज़ कहाँ पे पैदा होती है। आवाज़ इनर ईयर, इनर ईयर जो अंदर वाला कान होता है ना, आउटर में भी नहीं, मिडल में भी नहीं, बल्कि इनर ईयर में जाके आवाज़ जनाब पैदा होती है। ठीक है जी। उसके बाद पूछ लेता है जी इनर ईयर कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस। तो इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं जी, ये इनर ईयर में प्रोड्यूस होते हैं। ये आपने याद कर लेना है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास क्या जी, टाइप्स ऑफ हेयरिंग लॉस। टाइप्स ऑफ हेयरिंग लॉस क्या है, जो आपकी जो बच्चे जो बहरे हैं, जो बहरे बच्चे हैं, उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। उनकी दो जो ना बेसिकली दो टाइप्स हैं, और कंडक्टिव हेयरिंग लॉस और सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस क्या है, कंडक्ट, कंडक्ट होता है कि कोड ऑफ कंडक्ट में मसला है, कंडक्ट नहीं हो रहा, मीन्स के आवाज़ पैदा तो हो रही है, साउंड पैदा तो हो रही है बच्चे के कान में, लेकिन वो जो साउंड है ना, वो कन्वे नहीं हो रही उसके दिमाग को, उसके दिमाग को कन्वे नहीं हो पा रही। तो वो क्या जी, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। मीन के उसके कान के जो हिस्से है ना, आउटर ईयर, इनर ईयर, मिडल ईयर, इनके दरमियान जो कनेक्शन है ना, वो कहीं पे कोई फॉल्ट है, कोई ब्लॉकेज है। ठीक है जी। वो टेम्परेरी भी हो सकती है, वो परमानेंट भी हो सकती है। ये आपकी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस क्या है जी, न्यूरल हेयरिंग लॉस है, मीन्स के उसमें क्या जी, सेंसरी जो न्यूरॉन्स होती हैं वहाँ पे मसला है, आवाज़ पैदा ही नहीं होती, बच्चे के कान में आवाज़ पैदा ही नहीं होती, वो क्या जी, सेंसरी न्यूरल लॉस है। ठीक है जी। मिक्स्ड हेयरिंग लॉस क्या है, ऐसा बच्चा जिसमें ये दोनों मसले आ जाए, कंडक्टिव भी आ जाए और सेंसरी न्यूरल भी आ जाए, वो मिक्स हेयरिंग लॉस हो जाएगा। तो इससे सिर्फ आपने ये सिर्फ नाम याद कर लेने हैं, और उसका आपने देख लेना है कि जो जिस बच्चे में साउंड पैदा हो रही है लेकिन दिमाग तक नहीं पहुंच रही, वो कौन सी है और जो दूसरी कौन सी है। ठीक है जी। उसके बाद काजेज ऑफ हेयरिंग लॉस एम्पेयरमेंट आपने पढ़ने हैं, कि जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट है उसके वजूहात कौन कौन सी हैं। ठीक है जी। उसमें वजूहात में सबसे पहले दो टाइप्स हैं जी, एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस, एक्स का मतलब होता है बाहर, एंड का मतलब होता है अंदर, एंडो का मतलब होता है अंदर, एक्सो का मतलब होता है बाहर। एक्सो मीन जो बैरूनी कोई मामलात होते हैं ना, जो असरात होते हैं किसी बच्चे को डिसीज़ की वजह से, किसी इंजरी की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से उसका अगर हेयरिंग लॉस होती है, तो एक्सोजीनियस है। और एक एंडोजीनियस वो है जिस बच्चे को अंदरूनी को मसला हो जाता है, जिसका अंदर से कान खराब है या वो बाय बर्थ ही बहरा है, तो वो एंडोजीनियस है। अगर बाहर से कुछ स्लैप हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, खुदा ना खासा कोई थप्पड़ मारा है, किसी ने पर्दा फाड़ दिया बच्चे का, वो आपका एक्सोजीनियस है। ठीक है जी। उसके बाद ये बड़ी तीन अच्छी बड़ी इंपॉर्टेंट, ये मैंने टर्म्स लिखी हुई है, आपने याद कर लेनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। काइज ऑफ डेफनेस आर आल्सो ग्राउंडेड एज प्री नाटल, पेरीनटल और पोस्ट नटल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है।
प्री नटल या जी बिफोर बर्थ, बच्चे का पैदा होने से पहले ही उसके कान खराब है, माँ के पेट में उसके कान खराब है, वो क्या जी प्री, प्री का मैंने पहले आपको मतलब बताया था, प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब होता है पहले। पेरी, पेरी, पेरी तो ड्यूरिंग बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ जब बच्चा पैदा हो रहा है उसकी बर्थ के दौरान उसको मसला बन गया, बर्थ के दौरान उसको मसला मीन के जब बच्चा पैदा हुआ है ना, जब उसने माँ से के जिस्म से जुदा होना है, उसके अंदर अपना खून अपनी जो जान है वो दौड़नी है, तो दौड़ते दौड़ते क्या हुआ है, उस बच्चे को ऑक्सीजन नहीं पहुंची उसके किसी भी अज़ा का। आपने देखा होगा जो बच्चे पैदा होते ही किसी को दिमाग का इशू बन जाता है, किसी को जुबान का, किसी को कान का, किसी को हार्ट बीट का, क्या मतलब बच्चे को ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंचती, तो वो क्या हो जाती है हमारे पास, क्या जी वो है जी आपके पास वो जी पेरीनटल, पेरीनटल, ठीक है जी। और उसके बाद आपने क्या जी पोस्ट नटल, क्या जी जो बच्चा पैदा होने के बाद कोई मसला बन जाए तो वो हमारा होता है जी पोस्ट नटल, आफ्टर बर्थ, ठीक है जी, समझ आ गया। उसके बाद एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, क्या कि जो बच्चा जिसको हेयरिंग लॉस है, जिसको हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, उसको उसको जो ना उसमें तालीमी हर्ज क्या क्या उसका हो सकता है, ठीक है जी। उसमें जो उसकी एजुकेशन है, जो उसकी तालीम है, जो उसकी पढ़ाई है, उसमें क्या क्या उसकी रुकावटें आ सकती हैं वो आपने पढ़नी है। इसमें जो इसकी रुकावटें हैं ना वो डिपेंड करती हैं जी, वो जनाब आपके पास है जी टाइप्स ऑफ लॉस, कि उसका लॉस कितना है, बच्चे का लॉस कौन सा है, प्री नाटल है, पेरी नाटल है, या एंडोजीनियस है, एक्सोजीनियस है, सेंसोन्यूरल है, कंडक्टिव है, कौन सी है उसकी उस पर डिपेंड करेगा। एज ऑफ ऑनसेट मीन के किस एज में जाके बच्चे को मसला हुआ है। टाइम ऑफ डिटेक्शन मीन के कब जाके पता चला है कि इस बच्चे का एक कान या दोनों खराब हैं। टाइम ऑफ इंटरवेंशन कब उसका इलाज किया गया है। द होम इन्वायरमेंट, उसका होम का इन्वायरमेंट क्या है, उसका घर वाले उसका ख्याल रखते हैं कि नहीं रखते। प्रेजेंस ऑफ अदर हैंडीकैप्स मीन के दूसरे बच्चे जो हैं, जो दूसरे हैंडीकैप्स हैं, जो दूसरी उसकी कोई माजूरी उसके जिस्म में है, अगर खुदा न खास्ता उस बच्चे के कान खराब हैं तो कानों के साथ कुछ और तो मसला नहीं है, हाथ भी तो नहीं खराब, पाँव भी तो नहीं, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी तो नहीं है, कोई विजुअल डिसेबिलिटी तो नहीं है, अगर वो भी साथ होगी तो फिर ज़्यादा उसका मसला होगा। अब ये जो मैंने टर्म्स ऊपर लिखी हुई है ना जी, डिग्री ऑफ लॉस और एज ऑफ ऑनसेट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने ये दो तीन इसको डिटेल से लिख दिया है। एक तो आपने ये करना है 1 ईयर, जो एक अगर कान का मसला हो तो यूनिलेटरल, दोनों कानों का मसला होगा तो बाईलेटरल। ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके उसको अंडरलाइन कर दिया हुआ है, ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद ये जी एज ऑफ ऑनसेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अब यहाँ पे देखें जो इंपॉर्टेंट बात थी, 80% ऑफ लैंग्वेज डेवलप्स नॉर्मली अकर्स बाय द एज ऑफ 3 ईयर, 3 साल तक बच्चे की लैंग्वेज डेवलप हो जाती है, उसकी जो जो ज़ुबान होती है वो बोलना शुरू कर देता है, ठीक है जी। उसके बाद आपने पढ़ना है टीचिंग लर्निंग अप्रोचेज, कि बच्चे को जो जिनको हेयरिंग इम्पेयरमेंट है उनको आप पढ़ा कैसे सकते हैं, वो कैसे पढ़ सकते हैं, और टीचर को कौन कौन सी जनाब स्ट्रैटेजीज लगाने चाहिए उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। सबसे पहले आपके पास है जी वो बच्चे को, अगर आपने एक बच्चे को आपने देखा है उसको हेयरिंग इम्पेयरमेंट डायग्नोज हो गई है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसकी आपने इलाज करना है, उसको आपने क्या करना है, उसको उसमें कोई हेल्पफुल मटेरियल उसको देना है, हेल्पफुल कोई चीज़ें उसको एड देनी है। इसमें माइक्रोफोन लगा सकते हैं, एम्पलीफायर लगा सकते हैं, बैटरी प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चे के कान को। अब माइक्रोफोन क्या करता है, एम्पलीफायर क्या करता है, और बैटरी क्या करती है, ये आपने बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करनी है। A microphone of hearing aid picks up sound waves and change them to electrical energy। आपसे पूछेगा कि जनाब जो माइक्रोफोन है, जो माइक्रोफोन एड है हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे के जो कान में लगाई जाती है, उसका काम क्या करता है, वो जनाब साउंड वेव को किस में चेंज करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब यहाँ पे आपको सवाल पूछा जा सकता है, अब देखें साउंड वेव को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है। थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाते जाएं तो आपको यहाँ पे मैंने पढ़ाया था इनर ईयर। इनर ईयर क्या करता है, जब प्रोडक्शन ऑफ साउंड था ना, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, द इनर ईयर कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस। जो आपका इनर ईयर है उसका काम है कि वो साउंड वेव्स को पकड़ के उसको इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस में चेंज करेगा। तो अगर किसी बच्चे का इनर ईयर खराब है, जो साउंड वेव को इलेक्ट्रिक इम्पल्स में चेंज नहीं कर पा रहा, तो उसको हम क्या लगा देंगे, माइक्रोफोन लगा देंगे, उसका मसला हल हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई है। देखें जो काम इनर ईयर कर रहा है वही काम माइक्रोफोन कर रहा है। तो अगर हम डायग्नोज करें कि बच्चे का इनर ईयर का मसला है तो फिर उसको क्या लगा देंगे, माइक्रोफोन लगा देंगे। उसके बाद एम्पलीफायर,
The amplifier of hearing aid increase the power and receiver change the electrical energy back into the louder sound। ठीक है जी। अब ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाउडर साउंड में चेंज कर देगा। ये आपस में उलट है। अगर किसी बच्चे का इनर ईयर खराब है तो फिर आप लगाएंगे माइक्रोफोन। अगर इनर ईयर ठीक है, उससे आगे न्यूरॉन्स का मसला है, जो उसके दिमाग को सही आवाज़ पहुंच नहीं रही, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को दोबारा आवाज़ में कन्वर्शन नहीं हो रही, तो फिर आप क्या लगाएंगे, एम्पलीफायर लगा देंगे। ठीक है जी। और उसके बाद क्या जी, द बैटरी प्रोवाइड एनर्जी टू द हेयरिंग एड्स। जो बैटरी है उसका क्या है, वो जो हेयरिंग एड्स है ना, ये माइक्रोफोन या एम्पलीफायर है, उनको एनर्जी देने के लिए साथ उनके अंदर बैटरी लगाई जाती है, उससे वो चलते रहते हैं। ठीक है जी, ये आपने पढ़ लिया। उसके बाद आपने याद करना है जी मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मोड ऑफ कम्युनिकेशन आपने बच्चों को पढ़ाना है किस तरह। औरल ओरल अप्रोच, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सिंपल सा औरल ओरल अप्रोच। ठीक है, ये एक टीचिंग टेक्निक होती है बच्चे को पढ़ाने की। मैनुअल कम्युनिकेशन मोड और टोटल कम्युनिकेशन। मैनुअल कम्युनिकेशन और टोटल कम्युनिकेशन ये आपने याद करनी है। इसके अंदर एक दो आपके पास है ना ASL और ISL, ये ASL लिखा हुआ है ना, अमेरिकन साइन लैंग्वेज वगैरह। ठीक है, ये एब्रीवेशन इंपॉर्टेंट इसके अंदर आएंगे, वो आपने देख लेनी है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें होगी, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है। मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, इसमें जो ना टीचिंग को आपने पढ़ाना किस तरह से है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीज़ें, ये पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद करिकुलम मॉडिफिकेशन है कि बच्चे का जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, इनका जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट वालों का, इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। उसमें आपके क्या करना था, आपने बच्चे को जी जो है उसमें आपने ऑडिटरी ट्रेनिंग करानी होती है, स्पीच करनी होती है, उसको लिप्स जो है ना उसने रीडिंग सिखानी होती है कि बच्चा ज़ुबान से जो लिपसिंग होती है वहाँ को सीख, जो है ना वो उसको पढ़ना सीख जाए कि जो लिप्स जब हिलते हैं वो क्या बोल रहे हैं, या जो जो स्पीकर है जो बोल रहा है वो अपने नोज़ को टच करेगा, अपनी चीक्स को टच करेगा, अपने हेड को टच करेगा। तो टचिंग जो होती है ना, उसको बच्चे को समझाना, इसका क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें हमने लिखी हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, इनको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, लर्निंग एनवायरनमेंट किस तरह से बच्चे को देना, ये बिल्कुल सिंपल सा पैराग्राफ है। ठीक है जी। टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन मीन कि आपने टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है बच्चे के अंदर, कान के अंदर आप कंप्यूटर सिस्टम कोई चीज़ें लगा दें या एम्पलीफायर लगा दें या कोई भी करें, ताकि बच्चा फिर जो उसकी जो लर्निंग का हर्ज हो रहा है वो उसका ठीक हो जाए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आसान सा पैराग्राफ है और इम्पोर्टेंट है। जब ये सारा आप पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद आप ये सारा जो MCQ डेटा है ना, ये डेटा फॉर MCQ, ये 50 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, उनके साथ मैंने आंसर भी लिखे हैं। ठीक है, ये 50 के 50 क्वेश्चन अगर आप जो है ना कंसेप्ट के साथ पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आज का टॉपिक आपका सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका विजुअल इम्पेयरमेंट और मेंटल इम्पेयरमेंट, इंशाल्लाह ताला मैं इससे अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट करके दूँगा। आपका सिलेबस जो है ना इंशाल्लाह ताला 2-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।